चलो फिर स्टार्ट कर लेते हैं। तो लास्ट टाइम जो हम टॉपिक्स डिस्कस कर रहे थे वो बेसिकली हम डिस्कस कर रहे हैं अनसुपरवाइज लर्निंग को। तो थोड़ा रीकैप कर लेते हैं अनसुपरवाइज लर्निंग से रिलेटेड। कोई मुझे बता देगा कि अनसुपरवाइज लर्निंग क्या है? बेसिक आइडिया क्या है अनसुपरवाइज लर्निंग का? एनीवन? मैसम, मुनवर? सुपरवाइज लर्निंग होगी सर, जिसमें वो डेटा से ही कुछ सीखता है। ट्रेनिंग डेटा से तो उसके ऊपर सुपरविजन नहीं होती है। वो खुद ब खुद इन पैटर्न्स को देख के सीखता है। अच्छा, ठीक है, सही है। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग बेसिकली ये होता है कि जिसमें हम क्या कर रहे होते हैं, हम अपने मॉडल को अनलेबल डेटा प्रोवाइड कर रहे होते हैं, जिसमें एक्चुअली हमारा कोई टारगेटेड वेरिएबल नहीं होता, मींस गोल वेरिएबल नहीं होता है। हमारी मशीन क्या कर रही होती है, खुद से पैटर्न्स पैटर्न्स में दो टाइप के पैटर्न्स आ सकते हैं, या तो वो डिफरेंसेस हो सकते हैं, या तो वो सिमिलैरिटीज हो सकती हैं। बेस्ड ऑन दैट सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस हमारी जो मशीन है वो खुद डिसाइड कर रही होती है कि whether that have to uh, which type of output to be created। क्या लाइक उसमें हमने फिर फर्दर तीन टाइप ऑफ आउटपुट्स देखे थे, और उसी की बेस पे हमने मशीन लर्निंग को क्या किया था, अनसुपरवाइज लर्निंग को फर्दर तीन टाइप्स में हमने डिवाइड किया था। क्लस्टरिंग थी हमारे पास, एनोमली डिटेक्शन थी, डायमेंशनैलिटी रिडक्शन थी। जब हमारी मशीन क्या करती है, जो अनलेबल्ड डेटा है जो हम अपनी मशीन को प्रोवाइड कर रहे होते हैं, इफ उस डेटा को वो क्या करती है, ग्रुप्स क्रिएट कर रही होती है, देन दैट इज अ क्लस्टर। और इफ हमारी जो मशीन है उस डेटा में से क्या करती है, कोई अनरूगनाइज सैंपल आइडेंटिफाई करके दे देती है, तो दैट इज अ एनोमली डिटेक्शन। इफ अगर वही डेटा हमारी जो मशीन है वो क्या करती है, हाई डायमेंशनल स्पेस से लो डायमेंशनल स्पेस में रिड्यूस कर देती है, तो देन दैट इज अ डायमेंशनलिटी रिडक्शन। तो आज जो हम एक मॉडल डिस्कस करने वाले हैं, दिस मॉडल नेम इज अ के नियरेस्ट नाइबर मॉडल। बेसिकली ये जो हमारा के नियरेस्ट नाइबर मॉडल है, दिस बिलोंग्स टू द क्लस्टरिंग टाइप। क्लस्टरिंग हम डिस्कस कर रहे थे, क्लस्टरिंग के अंदर हमने एक क्लस्टरिंग एल्गोरिथम डिस्कस किया है, जो बेसिकली जिसका नाम था के मींस क्लस्टरिंग एल्गोरिथम, जो बेसिकली क्या कर रहा होता था, हमारे डेटा सेट को के नंबर ऑफ क्लस्टर्स में डिवाइड कर रहा होता था बेस्ड ऑन द मीन वैल्यू ऑफ द क्लस्टर। ये जो सेंट्रॉइड होते थे, सेंट्रॉइड्स वो डिसाइड कर रहा होता था बेस्ड ऑन द मीन वैल्यू, वो डेटा सेट को ग्रुप्स में डिवाइड कर रहा था। आज हम देखेंगे के नियरेस्ट नाइबर। ये भी थोड़ा सा के मींस क्लस्टरिंग मॉडल की तरह ही है, सिमिलर टाइप का है, बट इसकी वर्किंग थोड़ी चेंज है। ये इसका एल्गोरिथम थोड़ा डिफरेंट है, बेस्ड ऑन ये अपने एल्गोरिथम के हिसाब से डेटा सेट को क्या कर रहा होता है, के नंबर ऑफ क्लस्टर्स में डिवाइड कर रहा होता है। वो अपने एल्गोरिथम के हिसाब से के नंबर ऑफ क्लस्टर्स में क्या कर रहा होता है, डेटा सेट को डिवाइड कर रहा होता है। थोड़ा बहुत चेंज है, बट सपोज अगर इसका जो मेन थीम है हमारे इस मॉडल का, उस थीम को देखें, तो एक्चुअली हमारा जो मॉडल है उसके नेम में एक चीज मेंशन है, के नियरेस्ट नाइबर। के यहाँ के से मतलब है लाइक जिस तरह हमारे पास के मींस क्लस्टरिंग एल्गोरिथम में था, उसी तरह इस मॉडल के अंदर भी के एक्चुअली इज अ हाइपर पैरामीटर। ये भी हाइपर पैरामीटर है जो ये डिसाइड कर रहा होता है कि हाउ मेनी ग्रुप्स टू बी क्रिएटेड इन आवर डेटा सेट, कि हमारे डेटा सेट के अंदर एक्चुअली हमने कितने ग्रुप्स या कितने क्लस्टर्स बनाने हैं। बाकी फिर अब ये होगा कि आगे फिर उसी मीन वैल्यू की बेस पे क्या होंगे, हमारे सेंट्रॉइड्स डिफाइन होंगे। फिर सेंट्रॉइड्स के इर्द गिर्द जितने भी डेटा पॉइंट्स हैं, वो जिन मीन वैल्यूज को वो क्या करेंगे, बिलोंग करेंगे, फिर उसी हिसाब से एक्चुअली हमारे जो क्लस्टर्स हैं वो आउटपुट हो रहे होंगे। बट इसके अंदर एक और स्टोरी है। अभी ये स्टोरी ये है कि अब जब प्रिडिक्शन के टाइम, जैसे के मींस क्लस्टरिंग एल्गोरिथम की हम बात करें, तो हमारा जो के मींस क्लस्टरिंग एल्गोरिथम है वो प्रिडिक्शन किस बेस पे कर रहा होता था, कि हमारा जो इनपुट वैल्यू है, वो जो इनपुट वैल्यू जिस क्लस्टर के सेंट्रॉइड की वैल्यू के साथ क्लोज होती थी, तो उसी क्लस्टर से उस वैल्यू को क्या करता था, बिलोंग करता था। टेस्टिंग के टाइम मीन्स हमने क्या किया, अनलेबल्ड डेटा प्रोवाइड करके मॉडल की ट्रेनिंग की। अब उसने सेंट्रॉइड्स के बारे में सीख लिया डिफरेंट क्लस्टर के, लेकिन जब प्रिडिक्शन के टाइम हम उसको वैल्यूज पास करते थे, तो वो क्या करता था, उस वैल्यू को कंपेयर करता था
विद द सेंट्रॉइड वैल्यूज जो पास उसने लर्निंग के टाइम जो सेंट्रॉइड वैल्यूज उसने लर्न की हैं उसके साथ कंपेयर करके वो वैल्यू जिस सेंट्रॉइड वैल्यू के करीब होती थी वो उस वैल्यू को उसी का ही बिलोंगिंग करार देता था। बट हमारा जो ये के नियरेस्ट नाइबर मॉडल है इसमें थोड़ा सा चेंज है। इसमें एक आइडिया इन्वॉल्व है, दैट इज अ नाइबर। नाइबर किस तरह इन्वॉल्व है, जैसे हमारे सामने अभी एक पिक्चर शो हो रही है। जैसे सपोज एक ये रियल वर्ल्ड, ये पिक्चर भी वही है, एक रियल वर्ल्ड सिनेरियो भी है ना। सपोज एक बंदा है, उस बंदे के बारे में पूछा जा रहा है। बेसिकली उस एक बंदे के बारे में आपसे डिटेल्स पूछी जा रही है। आप उस बंदे के बारे में कुछ नहीं जानते, बट उसके फ्रेंड के बारे में आप जानते हैं। सपोज आप क्या कर रहे हैं, उस पर्सन के फ्रेंड को आप जानते हैं अच्छी तरह, वो वेल नोन है। तो अब वो बंदा उस बंदे का फ्रेंड है, तो अब बेस्ड ऑन दैट फ्रेंड्स प्रॉपर्टी आप क्या कर सकते हैं, कुछ प्रिडिक्शन कर सकते हैं ना उसके बारे में भी। यहाँ भी कुछ इस तरह का ही आइडिया है कि उसके नाइबर्स की बेस पे आप क्या कर रहे होते हैं, उस नाइबर्स के अंदर जो प्रॉपर्टीज मौजूद हैं वही सेम प्रॉपर्टीज आप इसमें भी इज्यूम करके आप इसको भी उसी क्लास में बिलोंग कर देते हैं। बेसिकली दैट्स व्हाई दिस मॉडल इज नोन एज के नियरेस्ट नाइबर मॉडल। इसी तरह सपोज एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज आप कुछ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, लाइक जैसे टेलीफोन, आप टेलीफोन के बारे में आप जानते हैं, लाइक फिर इसी तरह मोबाइल फ़ोन के बारे में, कंप्यूटर के बारे में, या नॉर्मल गेम्स के गेम गैजेट। बट आज तक आपने कोई लैपटॉप वगैरह नहीं देखा था। सपोज आपको क्या किया, किसी पर्सन ने एक लैपटॉप दिखाया और कहा कि व्हाट इज दिस, मतलब ये क्या है और इसकी थोड़ी प्रॉपर्टीज के बारे में आप बताओ। बट आपने आज तक लैपटॉप न यूज किया है, न आज तक आपने कभी देखा था, बट आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं। बट आप क्या करेंगे, इसके नाइबर्स को तो आप जानते हैं ना। आप थोड़ा सा इज्यूम करेंगे कि इस तरह की कीपैड्स वगैरह तो जो कीबोर्ड है वो कंप्यूटर सिस्टम्स के अंदर भी मौजूद होती थी। ये स्क्रीन जो है इस तरह सपोज कंप्यूटर सिस्टम के अंदर मौजूद होती थी। लाइक इसमें कुछ डिवाइसेस ऐसी हैं जो टेलीफोन्स के साथ क्या कर रही हैं, सिमिलैरिटी रख रही हैं। तो उसकी बेस पे आप एक डिसीजन दोगे कि सपोज दिस इज अ डेस्कटॉप, बट ये डेस्कटॉप तो नहीं है ना, बट आप क्लोज टू गए हैं। अब आपने क्या किया, बेस्ड ऑन द नाइबर्स प्रॉपर्टी, जो नाइबर के अंदर जो प्रॉपर्टीज थी उसकी बेस पे आपने डिसाइड किया कि दिस इज आल्सो बिलोंग टू दैट क्लास। दैट्स बिकॉज दिस मॉडल इज कॉल्ड के नियरेस्ट नाइबर मॉडल। कोई क्वेश्चन है यहाँ तक? अगर कोई चीज क्लियर नहीं है तो बोलें। ये जस्ट इंट्रोडक्टरी लेवल पे, एग्जांपल लेवल पे मैं बता रहा हूँ, बाकी आगे हम चीजें डिटेल में डिस्कस करेंगे इससे रिलेटेड। मैं सम मनोवर वगैरह क्लियर है। फिर जो हमारा के नियरेस्ट नाइबर मॉडल है, इस मॉडल के डिफरेंट नेम्स हैं एज पर यूजुअल या अकॉर्डिंग टू द सिनेरियो। ये लाजमी नहीं है कि हर जगह आपको इस मॉडल का नाम सेम कैनन के नाम से पुकारा जाएगा। मे भी हो सकता है कहीं पे इसको के नियरेस्ट नाइबर मॉडल कहा जाए, कहीं पे हो सकता है इसको मेमोरी बेस्ड रीजनिंग मॉडल कहा जाए, कहीं पे हो सकता है इसको एग्जाम्पल बेस्ड रीजनिंग मॉडल कहा जाए, कहीं पे में भी पॉसिबल हो सकता है इसको इंस्टेंट लर्निंग, लेजी लर्निंग। इस तरह के ये जो 5 नाम मैंने यहाँ पे स्लाइड में मेंशन किए हैं, दीज आर 5 नेम्स आर बेसिकली एक ही मॉडल के ही ये 5 नाम है। कैनन, कहीं भी ये नाम आए तो मतलब आप ये इज्यूम कर लें दैट मॉडल इज बेसिकली अ कैनन बेस मॉडल। फिर कैनन का थोड़ा सा एल्गोरिथम और इसकी प्रॉपर्टीज की थोड़ी हम देखें तो बेसिकली हमारा जो कैनन है, दिस इज अ पावरफुल क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम। यहाँ एक वर्ड है ना, अब हम इसको इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ क्लस्टरिंग पढ़ रहे हैं। तो कैनन की एक प्रॉपर्टी ये भी है, ये भी आप याद रखें, दिस इज बोथ सुपरवाइज लर्निंग मॉडल एंड अनसुपरवाइज लर्निंग मॉडल। ये सुपरवाइज लर्निंग मॉडल भी है और इसको हम क्या कर सकते हैं, फॉर उसके लिए भी यूज कर सकते, यूटिलाइज कर सकते हैं। क्लासिफिकेशन के लिए भी, बाइनरी क्लासिफिकेशन के लिए भी हम यूज कर सकते हैं और मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन के लिए। बस यहाँ पे हम जिस कॉन्टेक्स्ट में पढ़ रहे हैं, दैट कॉन्टेक्स्ट इज बेसिकली अ क्लस्टरिंग कॉन्टेक्स्ट। और ये जो फंक्शन यूज कर रहा होता है, जिस फंक्शन की बेस पे ये एक्चुअली डिसीजन मेकिंग कर रहा होता है, दैट सिमिलैरिटी फंक्शन इज एक्चुअली डिस्टेंस फंक्शन। जिस तरह हमारा के मींस क्लस्टरिंग एल्गोरिथम क्या कर रहा था, डिस्टेंस फंक्शन यूज कर रहा था, ये भी एक्चुअली बेसिकली पीछे बैकग्राउंड में कौन सा फंक्शन यूटिलाइज करता है, डिस्टेंस फंक्शन की बेस पे ये क्या कर रहा होता है,
डिसीजन मेकिंग कर रहा होता है। और फिर दिस मॉडल इज अ नॉन पैरामीट्रिक मॉडल, इसके कोई लर्निंग पैरामीटर्स नहीं है। ये एक्चुअली क्या करता है, जो डेटा इसको ट्रेनिंग के लिए प्रोवाइड किया जाए, एज पर डेटा जिस तरह मौजूद है उस डेटा को एज इट क्या करता है, अपने पास स्टोर कर लेता है परमानेंटली। बाकी कोई पैरामीटर अपने पास स्टोर नहीं करता है डेटा। इसी वजह से यहाँ एक नाम था ना मेमोरी बेस्ड रीजनिंग मॉडल। मेमोरी बेस्ड रीजनिंग मॉडल इसी वजह से है क्योंकि ये क्या करता है, इसकी अपनी पर्सनल मेमोरी होती है। उस पर्सनल मेमोरी के अंदर ये क्या करता है, अपना इसको जो ट्रेनिंग के टाइम जो डेटा प्रोवाइड किया गया है वो डेटा क्या करता है, ये स्टोर करता है। तो चलो इसकी जो एक्चुअल वर्किंग है उसकी तरफ आते हैं। एक्चुअली इसने क्या किया, सपोज के मीन्स जिस तरह सेंट्रॉइड्स उसने इज्यूम कर लिए, मीन डिस्टेंस इसने निकाल लिया, उसकी बेस पे सेंट्रॉइड्स को अपडेट करते करते ये कहाँ पहुंचा, इसने ग्रुप्स बना लिए। अब इसकी प्रिडिक्शन के ऊपर आते हैं। प्रिडिक्शन थोड़ा सा चेंज है। एक मैंने कहा ना कि के मीन्स में एक्चुअली हो क्या रहा होता है कि बाहर से इनपुट वैल्यू जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो वैल्यू जिस सेंट्रॉइड वैल्यू के करीब होगी, वो सेंट्रॉइड जिस क्लास से बिलोंग करेगा उसी क्लास को क्या किया जाएगा, वो वैल्यू असाइन कर दी जाएगी। बट ये इसका थोड़ा सा लॉजिक चेंज है। ये क्या करता है, सपोज एज्यूम कर लें कि मेरा जो मॉडल है उसने पहले लर्निंग के टाइम जो डेटा है वो अपने पास उसने स्टोर किया है और उस डेटा को दो क्लस्टर्स में उसने डिवाइड किया है, क्लस्टर ए एंड क्लस्टर बी। और ये जो ग्रीन पॉइंट हमारे पास नजर आ रहा है, दिस ग्रीन पॉइंट एक्चुअली इज अ टेस्ट डेटा, जो अभी मैंने इसको टेस्ट सैंपल प्रोवाइड किया जिसकी प्रेडिक्शन करनी है एक्चुअली कि दिस ग्रीन सैंपल बिलोंग टू क्लस्टर ए या दिस ग्रीन सैंपल बिलोंग्स टू क्लस्टर बी। अब मेरा मॉडल किस तरह डिसाइड करेगा, अब इस टाइम पे यहाँ पे अभी जैसे हमारा केनन मॉडल, के मींस क्लस्टरिंग मॉडल था, वहां पे जो के थी, के एक्चुअली क्या डिसाइड करता था, नंबर ऑफ क्लस्टर्स, कितने क्लस्टर्स बनाने हमारे डेटा सेट के अंदर। यहाँ पे एक्चुअली के डिसाइड करता है कि कितने नाइबर्स की वैल्यू की बेस पे डिसीजन लेना है कि आइदर दैट वैल्यू बिलोंग टू क्लस्टर ए या क्लस्टर बी। सपोज एज्यूम कर लें कि मैंने जब मॉडल को ट्रेन किया है उस टाइम पे के की वैल्यू 3 रखी है, मींस 3 नाइबर्स की बेस पे। तो अब मेरा मॉडल क्या करेगा, इस ग्रीन डेटा पॉइंट से डिस्टेंस कैलकुलेट करेगा, इंक्लाइन डिस्टेंस कैलकुलेट करेगा सारे डेटा पॉइंट्स के साथ। सारे डेटा पॉइंट्स के साथ डिस्टेंस कैलकुलेट करने के बाद फिर कंपैरिजन करेगा और कंपैरिजन करने के बाद सबसे क्लोजेस्ट जो 3 डेटा पॉइंट्स होंगे उनको वो क्या करेगा, सिलेक्ट। जैसे सपोज यहां से इस तरफ से बी क्लस्टर से 2 डेटा पॉइंट इसके सबसे क्लोजेस्ट हैं और क्लस्टर ए से 1 डेटा पॉइंट उसके करीब है। अब हमने के की वैल्यू कितनी रखी, 3। अब इसने 3 क्यों सिलेक्ट किया, 3 करीबी, क्योंकि के की वैल्यू 3 है, नाइबर्स 3 है, 3 नाइबर्स की बेस पे इसने डिसीजन लेना है। अब फिर उसने क्या सिलेक्ट किया नाइबर्स, फिर उसके बाद ये काउंट करेगा कि उसके जो करीबी नाइबर्स हैं उनमें कौन से क्लस्टर्स के नाइबर्स ज्यादा हैं। अब यहाँ जो उसने नाइबर्स सिलेक्ट किए हैं जो सबसे करीबी, उसमें देखा जाए तो क्लस्टर बी के नाइबर्स ज्यादा हैं एज कंपेयर टू क्लस्टर ए। अब मेरा मॉडल डिसाइड करेगा कि दिस ग्रीन डेटा सैंपल बिलोंग्स टू एक्चुअली क्लस्टर बी। ये बी किससे बिलोंग कर रहा होता है, क्लस्टर बी से ही, क्योंकि इसके जो नाइबर्स हैं वो क्लस्टर बी के ज्यादा हैं, इसी वजह से ये क्लस्टर बी को असाइन कर देगा वो डेटा पॉइंट। तो दैट्स बिकॉज दिस मॉडल इज कॉल्ड के मींस क्लस्टरिंग मॉडल। फिर ये कुछ विजुअल्स हैं, विजुअल्स ये देखें। सपोज दिस इज अ ट्रेनिंग डेटा जो मॉडल ने अपने पास मेमोरी में क्या किया है, स्टोर किया है, और दिस इज द टेस्ट डेटा, बाहर से हमने एक टेस्ट इमेज प्रोवाइड की। तो अब मॉडल क्या करेगा, बेस्ड ऑन द के वैल्यू, उसने जो के वैल्यू हमने रखी है मॉडल की, उसकी बेस पे वो क्या करेगा, यहां से डिस्टेंस कैलकुलेट करेगा और जो सबसे उसके क्लोजेस्ट है, सपोज के की वैल्यू हमने 5 रखी थी, सपोज उसने क्या किया, उसके जो सबसे करीब जो डेटा पॉइंट्स थे उनमें से ये 5 डेटा सैंपल्स उसने मेमोरी में से सिलेक्ट किए। अब फिर काउंट करेगा कि कौन से क्लास के सैंपल्स ज्यादा हैं। तो यहां से देखें तो डक के 2 सैंपल्स हैं और बाकी कुछ डिफरेंट क्लासेस से बिलोंग कर रहे हैं एक सैंपल। तो फिर ये क्या करेगा, ये जो टेस्ट डेटा है इसको भी वो किस में असाइन कर देगा, डक क्लास में असाइन कर देगा। इस तरह हमारा जो के मींस क्लस्टरिंग एल्गोरिथम है वो क्या कर रहा होता है, काम कर रहा होता है। फिर ये तो आगे इसका वर्किंग एल्गोरिथम और लर्निंग एल्गोरिथम। फिर उसके बाद आया ये जो पीछे जो डिस्टेंस कैलकुलेशन फंक्शन है, जो डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए, नाइबर सेलेक्ट करने के लिए जो डिस्टेंस कैलकुलेशन फंक्शन यूज करता है, वो 3 टाइप के फंक्शन से यूज करता है। एक तो इंक्लाइन डिस्टेंस फंक्शन यूज करता है ये, जो बेसिकली नॉर्मली हम यूज करते हैं x2 माइनस x x2 माइनस y 1 का होल स्क्वायर एट द अंडर रूट। फिर मैथ्यूस डिस्टेंस ये यूज करता है। मैथ्यूस डिस्टेंस एक्चुअली एब्सोल्यूट ऑफ x1 माइनस x y1। और फिर इसी तरह मैनक्यूस्की
कोफिशिएंट ये यूज करता है बेस्ड ऑन दीज डिस्टेंस फार्मूलास। ये क्या करता है, अपने नाइबर्स को सिलेक्ट करता है। नाइबर्स को सिलेक्ट करने के लिए हम इंक्लाइन डिस्टेंस फंक्शन भी यूज कर सकते हैं, मॉडल में मैथ्यूज भी यूज कर सकते हैं, और ये तीसरा ये फंक्शन भी हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। बाकी ये इन फंक्शंस की एक्सप्लेनेशन है, लाइक जैसे इंक्लाइन डिस्टेंस इज, हम यूजुअली क्या है, इंक्लाइन डिस्टेंस से अवेयर हैं। बेसिकली वो क्या होता है, जितने भी डेटा पॉइंट्स हैं, हर डेटा पॉइंट का उसका एक्स डेटा पॉइंट और वाई डेटा पॉइंट के दरमियान क्या होगा, उसका डिफरेंस, फिर उसका स्क्वायर, और सारी वैल्यूज का सम हम करेंगे, और एट द लास्ट हम उस तमाम वैल्यूज का क्या लेंगे, अंडर द रूट लेंगे, तो हमारे पास एक डिस्टेंस वैल्यू आएगी। बेसिकली दैट डिस्टेंस वैल्यू इज कॉल्ड इंक्लाइन डिस्टेंस वैल्यू। अब हम एक रियल टाइम एग्जांपल से देखेंगे, रियल टाइम पे। सपोज ये हमारे पास एक डेटा सेट है जो रेड में हमारे पास शो हो रहा है, बेसिकली दिस इज अ टेस्ट डेटा, और बाकी ये जो डेटा है ये हमने मॉडल को ट्रेनिंग के टाइम हमने मॉडल को प्रोवाइड किया है, और हमारे मॉडल ने क्या किया है, ये अपनी मेमोरी में स्टोर, क्योंकि हमारा जो मॉडल है वो नॉन पैरामीट्रिक मॉडल है, तो ये कोई पैरामीटर स्टोर नहीं करता, बल्कि ये क्या कर रहा होता है, पूरा का पूरा लर्निंग डेटा अपने पास स्टोर कर रहा होता है, और उनको क्लस्टर्स में डिवाइड किया। सपोज मॉडल ने क्या किया, हमने जो डेटा प्रोवाइड किया तो उसको 2 क्लस्टर्स में डिवाइड किया, और एक क्लस्टर को उसने नो का नाम दिया, एक क्लस्टर को उसका यस, और हर डेटा सैंपल के अगेंस्ट उसने क्लास का क्या किया, लेबल भी किया है कि दिस सैंपल बिलोंग टू नो क्लास एंड दिस सैंपल बिलोंग टू यस क्लास। सपोज ये हमने जो रेड में शो कर रहा है जॉन, बेसिकली हमने मॉडल को पास किया ये सैंपल, और मॉडल को कहा कि ये आप डिसाइड करो कि ये जो जॉन वेरिएबल है ये एक्चुअली यस क्लास से बिलोंग कर रहा है या वाई नो क्लास से बिलोंग कर रहा है। और जो इंक्लाइन फंक्शन हम पीछे जो फंक्शन हम यूज कर रहे हैं, डिस्टेंस कैलकुलेशन फंक्शन, वो सपोज हम इंक्लाइन फंक्शन हम यूज कर रहे हैं। तो अभी क्या होगा, हमारा जो डेटा सेट है इसके अंदर अब क्योंकि फीचर्स, 3 फीचर्स हमारे पास मौजूद हैं, अब 3 फीचर्स मीन्स 3 हमारे पास क्या है, x1 x2 एंड x3, 3 फीचर्स हैं। अब इंक्लाइन फंक्शन क्या है हमारे पास, यहां से क्या होगा, x1 माइनस y1, तो अब यहां से x1 हमारे पास क्या है, क्योंकि फर्स्ट 35 माइनस 37 जो एक्चुअल हमारा सैंपल है, फिर इसी तरह फर्स्ट सैंपल का 35 माइनस 50 का स्क्वायर, प्लस फिर 3 माइनस 2 का स्क्वायर। इसी तरह क्या होगा, हमारा डेटा सेट के अंदर जितने भी सैंपल्स मौजूद हैं, हर सैंपल के साथ क्या कैलकुलेट होगा, इंक्लाइन डिस्टेंस कैलकुलेट होगा। जैसे फर्स्ट सैंपल के साथ इंक्लाइन डिस्टेंस 15.16 आया, अगले पॉइंट के साथ इंक्लाइन डिस्टेंस 15। अब क्योंकि हमें टोटल डिस्टेंस चाहिए, फिर इन पूरे डिस्टेंसेस का हम क्या लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे। तो यहां से फिर उस इन डिस्टेंस की बेस पे हम अब सपोज नाइबर्स की वैल्यू हमने 3 रखी है, 3 हमने नाइबर की वैल्यू, यहां से सपोज हमने ये 3 नाइबर सेलेक्ट कर लिए, फर्स्ट सेकंड एंड लास्ट सैंपल, 3 नाइबर्स, क्योंकि इनके साथ डिस्टेंस इसका क्या था, सबसे कम था बाकियों के साथ डिस्टेंस। जैसे यहाँ पे 152 पॉइंट समथिंग है डिस्टेंस वैल्यू, यहाँ पे 122 है। बाकी 3 सैंपल्स में, एक में 15.16, एक में 15 और एक में 15.74। तो अब इन डिस्टेंस की बेस पे हमने ये 3 नाइबर्स सेलेक्ट किए। अब फिर देखेंगे कि ये 3 नाइबर्स किन क्लासेस से बिलोंग कर रहे हैं। तो फर्स्ट नाइबर बिलोंग टू नो क्लास, सेकंड नाइबर बिलोंग टू यस क्लास एंड लास्ट नाइबर बिलोंग टू यस। अब तो मेजॉरिटी वोट क्या है, नाइबर का यस। तो इसी वजह से ये जो जॉन है इसको भी हमने कौन सी क्लास में बिलोंग करा दिया, यस क्लास में बिलोंग कर दिया। तो बेसिकली इस तरह हमारा जो के नियरेस्ट नाइबर मॉडल है वो क्या कर रहा होता है, काम कर रहा होता है। अब ये जो नाइबर्स हैं, कितने नाइबर्स की बेस में हमने डिसीजन लेनी है, क्योंकि जैसे की मींस क्लस्टरिंग मॉडल के अंदर जो कितने क्लस्टर्स बनाने हैं दैट इज अ के, और वो हम 2 मेथड्स के थ्रू डिसाइड करते थे, एल्बो मेथड था और सलहट स्कोर मेथड था। अब यहाँ पे के की वैल्यू हमने किस तरह डिसाइड करनी है, हमारे पास एक फार्मूला है मैथमेटिकल, इस फार्मूले के यूज करते हुए हमने क्या करना है, के की वैल्यू डिसाइड करनी है, नंबर ऑफ नाइबर्स। हमने हमेशा के की वैल्यू क्या करना है, लेस रखना है, किससे, स्क्वायर रूट ऑफ एन। एन मतलब हमारे पास नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स, हमारा जो डेटा सेट होगा उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स का स्क्वायर रूट जो आएगा उससे लेस होनी चाहिए हमेशा हमारे पास। सपोज जैसे ये वाली एग्जांपल देख लें, तो इसमें हमारे पास जो नंबर ऑफ डेटा सैंपल्स हैं वो कितने हैं, हमारे पास 1 2 3 4 5 डेटा सैंपल है। 5 का स्क्वायर रूट लेंगे तो वो अप्रोक्सीमेटली तकरीबन 2.5 समथिंग आ जाएगा। तो हमेशा के की जो वैल्यू होनी चाहिए वो उस स्क्वायर रूट वाली वैल्यू से कम होनी चाहिए, लेस होनी चाहिए। फिर एक चीज और है, फिर ये जो नंबर ऑफ नाइबर्स की वैल्यू है इसके ऊपर हमारे जो मॉडल की परफॉर्मेंस वो क्या कर रही होती है, डिपेंड कर रही होती है। सपोज ये एक हमारे पास एक
विजुअलाइजेशन है, इससे ही आप अंदाजा लगाएं। सपोज मैंने नाइबर्स, नंबर ऑफ नाइबर एक रखा, तो अभी जैसे ये क्रॉस में जो डेटा पॉइंट, इसके बारे में हमने डिसीजन लेना है कि दिस बिलोंग टू नेगेटिव क्लास या पॉजिटिव क्लास। एक नाइबर रखा है, तो अब इसकी बेस पे तो ये किस को बिलोंग कर रहा है, नेगेटिव क्लास को। जब वही सेम डिसीजन जब हम उस पे आएंगे, दो नाइबर्स के ऊपर आएंगे, तो हमारा मॉडल कंफ्यूज हो जाएगा। अब एक सैंपल पॉजिटिव क्लास का, एक सैंपल नेगेटिव क्लास का, वो डिसीजन ही नहीं ले पाएगा। फिर तीसरा है, सपोज हमने तीन नाइबर्स रखे, तो अब तीन नाइबर्स के ऊपर देख लें, तो हमारा मॉडल अब क्या कहेगा, वो एक्चुअल में है तो नेगेटिव क्लास, तो बट क्योंकि मेजोरिटी वोट पॉजिटिव क्लास का है, तो अब मेरा मॉडल कहेगा कि दिस सैंपल बिलोंग टू नेगेटिव क्लास। तो इस तरह जो नाइबर्स के की वैल्यू है, ये हमारे मॉडल की परफॉर्मेंस के ऊपर बड़ा इफेक्ट कर रही होती है। तो हमने के की जो वैल्यू है वो बेस्ट फिट वैल्यू हमने डिसाइड करनी है। डिसाइड किस तरह करनी है, हमने क्रॉस वैलिडेशन करके मल्टीपल के वैल्यूज हमने यूज करने हैं, और उसके अगेन लॉस फंक्शन की वैल्यू निकालनी है। जिस के की वैल्यू के ऊपर लॉस फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, सबसे कम होगी, वही हमारी क्या होगी, बेस्ट फिट के वैल्यू होगी। फिर ये मैंने अभी आपको बताया, क्रॉस वैलिडेशन के थ्रू हम क्या करेंगे, के की वैल्यू। फिर कुछ टिप्स हैं, जब हम केएनएन मॉडल यूज कर रहे होते हैं, तो उस टाइम पे कोशिश करें जो फीचर्स होंगे उनको नॉर्मलाइज फीचर्स, और नॉर्मलाइज में भी हम कोशिश करेंगे मैक्स मिनी मैक्स स्केलिंग यूज करेंगे। स्केलिंग जो हम कर रहे होते हैं नॉर्मली फीचर्स की प्री प्रोसेसिंग, क्योंकि केएनएन के अंदर ही नॉर्मली न्यूमेरिकल फीचर्स इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि इसमें सारा का सारा डिस्टेंस फंक्शन के ऊपर सारा काम हो रहा होता है। तो कोशिश करेंगे हम जो फीचर्स यूज करेंगे वो नॉर्मलाइज फीचर्स यूज करेंगे। और जो कैटेगोरिकल फीचर्स होंगे, कोशिश हम करेंगे कि क्योंकि हमारा जो मॉडल है उसने डिस्टेंस के ऊपर बेस्ड डिसीजन लेना है, तो कैटेगोरिकल फीचर्स को हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल फीचर्स में उनकी इनकोडिंग करेंगे प्रॉपर। देन ही हमारा मॉडल क्या कर सकेगा, प्रॉपरली अपनी वर्किंग परफॉर्म कर सकेगा। अदरवाइज हमारा मॉडल कोई वर्किंग परफॉर्म नहीं कर सकेगा। ये कोई एनिमेशन है जिसमें हमने क्या किया, जो बाहर से हमने डेटा पास किया उसकी मिनी मैक्स स्केलिंग कराई है यूजिंग। तो ये कुछ स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस हैं हमारे कैनन मॉडल की। स्ट्रेंथ्स ये है कि वेरी सिंपल एंड एटीट्यूड, क्योंकि इसका कोई लर्निंग प्रोसेस नहीं होता है। जो भी लर्निंग डेटा इसको दिया जाता है वो एज सिंपल एज इट, ये क्या करता है, अपनी मेमोरी में ये स्टोर कर रहा होता है। तो इसी वजह से कोई लंबा चौड़ा कंप्यूटेशन नहीं होती है, तो रिसोर्स कंजम्पशन इतनी ज्यादा नहीं है। कैन बी अप्लाइड टू डेटा फ्रॉम एनी डिस्ट्रीब्यूशन, किसी भी टाइप के डेटा में हम अप्लाई कर सकते हैं। क्लासिफिकेशन के लिए बेहतर है, ज़्यादा लार्ज डेटा सेट की हमें नीड नहीं पड़ती। वीकनेसेस की अगर हम बात करें कैनन की, तो टेक मोर टाइम टू क्लैरिफाई न्यू एग्जांपल्स। अगर कोई नई कंफ्यूजिंग एग्जांपल बाहर से आ जाती है, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है हमारा मॉडल, क्योंकि उसने क्या करना होता है, हर एग्जांपल के साथ उसने डिस्टेंस कैलकुलेट करना होता है। तो बेस्ड ऑन दैट ये कंफ्यूज हो जाएगा। तो फिर चूजिंग जो के की वैल्यू है, कितने नाइबर्स की बेस पे हमने डिसीजन लेना है, वो थोड़ा सा इसमें वीकनेस है, क्योंकि इसके ऊपर पूरे मॉडल की परफॉर्मेंस डिपेंड कर रही होती है। नीड लार्ज नंबर ऑफ सैंपल, अगर हमें ज्यादा बेहतर एक्यूरेसी चाहिए तो हमें ज्यादा डेटा सेट की भी नीड पड़ सकती है। तो अभी हम लैब की तरफ मूव करेंगे। अगर इसमें कोई क्वेश्चन है यहाँ तक लेक्चर में, तो पूछ सकते हैं आप लोग। मैं तब तक लैब शेयर करूंगा आप लोगों को। ले अभी सर। क्लियर है? यस सर। लैब की स्क्रीन शेयर हुई है? नहीं सर, लेट तो नहीं हो रही है। वेट, मैं शेयर कर देता हूँ। अब शो हो रही है लैब की स्क्रीन? हो रही है सर। तो ये लैब है हमारी। इस लैब के अंदर हमने के नियरेस्ट नाइबर एल्गोरिथम इम्प्लीमेंट किया है यूजिंग साइकिल लर्न के थ्रू हमने इम्प्लीमेंट किया है। तो उसके लिए सबसे पहले हमने क्या किया, जो नेसेसरी लाइब्रेरीज थी लाइक फ्रॉम साइकिल लर्न डेटा सेट से, हमने एक डेटा सेट है मेग मून्स के नाम से, मतलब क्लासिफिकेशन डेटा सेट है जिसके अंदर डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ मून्स का डेटा सेट मौजूद है, वो हमने इंपोर्ट कराया है। और फिर मैटप्लोट्लिब हमने इंपोर्ट कराई, और सीबरन फॉर विजुअलाइजेशन, मैटप्लोट्लिब और सीबरन, और पांडास फॉर डेटा एनालिसिस एंड डेटा प्री प्रोसेसिंग हमने इंपोर्ट कराई है। फिर देन उसके बाद जो मैक मून वाला डेटा सेट ऊपर तो जस्ट हमने इंपोर्ट कराया था, उसको हमने सेव किया यहाँ से। मैक मून उसके कोई 300 सैंपल्स हमने इंपोर्ट किए हैं, और उसको हमने एक्स और वाई के अंदर हमने स्टोर कराया यहाँ से। फिर देन
और ये क्लासिफिकेशन डेटा सेट है, हम ये फॉर क्लासिफिकेशन पर यहाँ से अगर आप वाई प्रोवाइड नहीं करेंगे तो ये क्लस्टरिंग का टास्क बन जाएगा, इफ आप वाई प्रोवाइड करेंगे तो फिर ये देन क्लासिफिकेशन वाला टास्क बन जाएगा। फिर यहाँ से हमने कुछ फीचर सिलेक्शन की फ्रॉम पांडास, फिर जो हमारा एक्स डेटा सेट था उसमें से फीचर 1 और फीचर 2 को हमने डीएफ के अंदर रखा, दिस इज आवर फाइनल डेटा सेट। और जो वाई है दैट इज आवर टारगेट वेरिएबल, जिसको भी हमने डीएफ के अंदर रखा। यहाँ से आप रन करेंगे तो डेटा की कुछ विजुअलाइजेशंस भी शो हो जाएंगी, और साथ ही साथ में आपका जो डेटा सेट है वो नेसेसरी जो वेरिएबल्स के अंदर हमने स्टोर करना था वो हमने क्या किया, स्टोर कर दिया। फिर देन उसके बाद हमने ट्रेंड टेस्ट स्प्लिट फंक्शन इंपोर्ट कराया फॉर स्प्लिशन ऑफ द डेटा, और साथ ही साथ में हमने स्टैंडर्ड स्केल, मैंने अभी एक टिप आपको बताई थी लेक्चर के टाइम कि बेहतर है कि आप अपना जो डेटा है उसको आप क्या करें, नॉर्मलाइज यूज करें, क्योंकि नॉर्मलाइज डेटा के ऊपर आपका मॉडल क्या करेगा, अच्छे रिजल्ट्स देगा। अच्छे रिजल्ट्स क्यों देगा, क्योंकि यहाँ हमारा जो मॉडल है वो कंप्लीटली डिपेंड कर रहा है डिस्टेंस फंक्शन के ऊपर। अब हमारी जो डेटा वैल्यूज होंगी वो क्या होंगी, डाइवर्स होंगी, रेंज ऑफ वैल्यू, डिफरेंट रेंज ऑफ वैल्यूज होंगी। तो जो डिस्टेंस हम कैलकुलेट करेंगे उसकी एक्यूरेट और एग्जैक्ट वैल्यू हमारे पास कैलकुलेट नहीं होगी। इफ अगर हम क्या करेंगे, नॉर्मलाइज डेटा यूज करेंगे, सारी वैल्यूज एक ही रेंज और एक ही स्केल में होंगी, तो हमारा जो मॉडल है वो क्या करेगा, एक बेहतर डिस्टेंस कैलकुलेट कर पाएगा। तो यहाँ से हमने स्टैंडर्ड स्केलर फंक्शन इंपोर्ट कराया है फॉर नॉर्मलाइजिंग द डेटा सेट। यहाँ से हमने क्या किया, स्टैंडर्ड स्केल फंक्शन को स्केल वेरिएबल के अंदर हमने स्टोर किया। फिर स्केल डॉट फिट ट्रांसफॉर्म को हमने क्या पास किया, एक्स जस्ट डेटा सैंपल प्रोवाइड किया, तो यहाँ से हमारा डेटा क्या हो गया, स्केल्ड होके हमारे पास आ गया। फिर ये जो स्केल डेटा सेट है, एक स्केल्ड, उसको हमने क्या किया, यूजिंग ट्रेंड टेस्ट स्प्लिट फंक्शन इन द रेशियो ऑफ 70-30, टेस्ट साइज हमने कितना रखा है, 0.3। तो हमारा जो डेटा सेट है वो क्या हो जाएगा, 70 और 30, 70% ट्रेनिंग वेरिएबल्स के अंदर, एक्स ट्रेन और एक्स टेस्ट के अंदर, और 30% हमारा वाई ट्रेन और वाई टेस्ट और एक्स टेस्ट के अंदर चला जाएगा। फिर उसके बाद मॉडल के लिए हमने क्या किया, फ्रॉम साइकिल लर्न द नाइबर्स मॉडल्स में से हमने क्या किया, के नाइबर्स क्लासिफायर हमने इंपोर्ट कराया, और के नाइबर क्लासिफायर हमने कहाँ रखा, केएनएन के अंदर। और कितने नाइबर्स हमने रखे, नाइबरिंग के की वैल्यू हमने 5 रखी है, मतलब ये जो डिसीजन मेकिंग करेगा वो 5 नाइबर्स की बेस पे करेगा। फिर देन उसके मॉडल की ट्रेनिंग कराने के लिए हमने क्या किया, केएनएन डॉट फिट और एक्सट्रेन पास किया और वाई ट्रेन, तो यहाँ से हमारा मॉडल क्या हो गया, ट्रेन हो गया। और फिर देन प्रिडिक्शन पर्पस के लिए, इसकी एक्यूरेसी कैलकुलेट करने के लिए यहाँ से हमने कैनन डॉट प्रिडिक्ट फंक्शन, उसको हमने स्ट्रेस पास किया, तो यहाँ से उससे प्रिडिक्शन जनरेट होंगी। फिर प्रिडिक्टेड वैल्यूज और एक्चुअल वैल्यूज हम एक्यूरेसी स्कोर फंक्शन को पास करेंगे, तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, एक्यूरेसी स्कोर फंक्शन आएगा। फिर अगला मैंने बताया था कि हाउ टू फाइंड द बेस्ट फिट के वैल्यू कैसे डिसाइड करनी की, लाइक जैसे के मींस क्लस्टरिंग एल्गोरिथम में हम क्या कर रहे थे, यूजिंग सलहट स्कोर एंड एल्बो मेथड हम के की वैल्यू डिसाइड कर रहे थे। बट यहाँ पे हमारे पास क्रॉस वैलिडेशन है। क्रॉस वैलिडेशन मींस हम क्या करेंगे, मल्टीपल के वैल्यूज के ऊपर मॉडल को ट्रेन, सपोज एक दफा हम मॉडल को क्या करेंगे, के की वैल्यू 1 रख के ट्रेन करके उसकी लॉस वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, एक दफा हम क्या करेंगे 2 रख के, 3 रख के, 4, मतलब एक रेंज ऑफ वैल्यूज पे हम अपने मॉडल को क्या करेंगे, जिस तरह हम एल्बो मेथड में हम कर रहे थे, मॉडल को डिफरेंट के वैल्यूज के ऊपर हम क्या करेंगे, ट्रेन करेंगे, और फिर देन उनका लॉस कैलकुलेट करेंगे और कंपेयर करेंगे कि कौन सी के वैल्यू के ऊपर हमारा मॉडल का क्या आया है, लॉस सबसे कम आया है। इस तरह हम क्रॉस वैलिडेट करके उसकी बेस पे ये जो कोड है यहाँ से यहाँ तक यूजिंग हमने क्या किया, साइकिल लर्न मॉडल सिलेक्शन से क्रॉस वैलिडेशन फंक्शन, ये क्या करेगा, ऑटोमेटिकली डिफरेंट के वैल्यूज के ऊपर हमारा मॉडल को ऑटोमेटिकली क्रॉस वैलिडेट करेगा। और फिर यहाँ से नीचे ये हमने विजुअलाइजेशन ड्रॉ की है विद हमने एक कर्व ड्रॉ कराई है, एक्स एक्सेस पे हमारी के वैल्यू है और वाई एक्सेस पे लॉस फंक्शन है। तो उससे हमें विजुअलाइजेशन से ही अंदाजा हो जाएगा कि हमारा जो मॉडल है वो कौन सी के वैल्यू के ऊपर बेस्ट परफॉर्म कर रहा है। तो ये इस तरह हम क्रॉस वैलिडेट करके हम क्या करेंगे, मॉडल की बेस्ट के वैल्यू हम डिसाइड करेंगे। इफ यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। ये आज का लेक्चर था, मैं लेक्चर और लैब शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ। एक और लैब भी है, उसमें स्क्रैच इंप्लीमेंटेशन मौजूद है। इस तरह हमने साइकिल लर्न इंप्लीमेंटेशन नहीं की प्रॉपरली, वो लैब भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो बट वो जो स्क्रैच इंप्लीमेंटेशन है उसके ऊपर एक डेटा सेट के ऊपर प्रॉपर रियल टाइम एक डेटा सेट के ऊपर हमने इंप्लीमेंट किया, और वो डेटा सेट भी मैं आपके पास शेयर करूंगा। तो आप देखें नेक्स्ट क्लास तक, तो फिर देन चीजें और क्लियर, आपके कॉन्सेप्ट्स और क्लियर हो जाएंगे कि एक्चुअली हमारा जो के मींस क्लस्टरिंग एल्गोरिथम है वो कैसे काम कर रहा है। इफ क्लियर है बता दें, या कोई क्वेश्चन है पूछ सकते हैं आप लोग। क्लियर है सर। क्लियर है, चलो फिर थैंक यू, अल्लाह हाफिज। जो सर